हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नो मैरिज कॉम्बिनेशन और लेट मैरिज कॉम्बिनेशन के बारे में। देखिए, शादी बिल्कुल भी नहीं होगी या लेट होगी, इन दो बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली बहुत बारीक डिफरेंस है। जब भी आपकी लेट मैरिज होती है तो उसमें शनि का इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है। अगर आपके D1 में और D9 में सप्तम हाउस से कुछ कनेक्शन बन रहा है सैटर्न का, शनि का, तो आपकी शादी लेट होती है, ठीक है। लेकिन उसमें शादी रुकती नहीं है। शनि रोकने का कारक नहीं है, शनि डिले करने का कारक है, शनि लेट करने का कारक है, शनि धीरे धीरे करने का कारक है, ठीक है। तो शनि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि शादी रुकवा देगा, लेट करवाएगा। रोकता कौन है? रोकता है केतु। अगर किसी के D1 और D9 में सप्तम हाउस पे, सप्तमेश पे, D1 में भी और D9 में भी अगर शनि और केतु दोनों का असर है तो शादी रुकती है, ठीक है। अगर अकेले केतु का इफेक्ट है तो वो 2 शादियां करवा देता है, 3 शादियां भी करवा देता है, अगर अकेले केतु का इफेक्ट है। तो अगर अकेले शनि का इफेक्ट है तो शादी लेट करवाएगा जरूर। लेकिन समस्या तब बढ़ जाती है अगर आपकी D1 और D9 में शनि और केतु दोनों का संबंध बन रहा है आपके सप्तम हाउस से या सप्तमेश से या शुक्र के साथ। मेल चार्ट में शुक्र के साथ, फीमेल चार्ट में मंगल के साथ, तो उस केस में आपकी शादी नहीं होती। आज हम डिटेल में, अभी मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा क्या टेक्निक है, कैसे काम करती है, और 2 रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे। एक लेंगे हम लेट मैरिज का और एक लेंगे हम नो मैरिज कॉम्बिनेशन, कैसे बनते हैं, कैसे आप खुद की कुंडली में आप उसको लगाकर देख सकते हो। हालांकि ये बात ध्यान रखना कि आज की इस वीडियो में मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसकी शादी नहीं हो रही या जिसकी लेट शादी होगी उसकी कुंडली में यही योग मिलेगा। लेट शादी के या नो मैरिज के और भी कॉम्बिनेशन होते हैं, लेकिन एक वीडियो में हम एक ही डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो उससे कन्फ्यूजन बढ़ेगा, वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपकी कुंडली में कोई और कॉम्बिनेशन बनकर बैठा हो जिसकी वजह से आपकी शादी लेट हो रही है या शादी नहीं होगी, तो वो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस वीडियो में मैं बस एक ही टेक्निक आपके साथ शेयर करूंगा लेट मैरिज की, और एक टेक्निक शेयर करूंगा नो मैरिज की। अगर ये 2 कुछ कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बन रहे हैं तो वहाँ से 101% श्योरिटी के साथ आप ये खुद के बारे में जान सकते हो या किसी और के बारे में भी जान सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार ब्लैंक चार्ट से आपको समझा देते हैं कि होगा क्या। टेक्निक सिंपल है। D1 में आपके सप्तम हाउस पे, पहले लेट मैरिज का जो टेक्निक है, लेट मैरिज का जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेट मैरिज कब होगी? अगर आपके सप्तम हाउस पे D1 में शनि खुद बैठा है, शनि की 3री दृष्टि है, शनि की 7वीं दृष्टि है, शनि की 10वीं दृष्टि है, या फिर मान लो शनि आपका कहीं पर भी बैठा, मान लो आपका सैटर्न यहाँ पे बैठा, ठीक है। शनि किसकी राशि में बैठा है? मून की राशि में, चंद्रमा की राशि में बैठा है, और वही मून यहाँ पे आके बैठ जाए तो फिर वो मून नहीं रहा, वो चंद्रमा नहीं है, वो चंद्रमा यहाँ पे शनि की इफेक्ट लेके बैठा है, शनि की एनर्जी लेके बैठा है, शनि की एनर्जी लेकर आया है। इसको हम बोलते हैं डिस्पोजिटर थ्योरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डिस्पोजिटर थ्योरी। यहाँ पे देखिए, किसी का सैटर्न यहाँ पे बैठा 3rd हाउस में, ठीक है, ना इसकी 3rd दृष्टि है, ना इसकी 7th है, ना 10th दृष्टि, कोई भी दृष्टि 7th हाउस पे नहीं पड़ रही। लेकिन शनि कहाँ पे बैठा है? जमीनाई साइन, मिथुन राशि में, बुध की राशि में। और वही बुध अगर आपका यहाँ पे बैठ जाए, मरकरी जो है बुध आपका 7th हाउस में बैठ जाए, तो ये बुध नहीं रहा, ये शनि की एनर्जी लेकर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हम कॉम्बिनेशन मानेंगे D1 में।
पहले D1 से देखना हमें, D1 से सीड बना या नहीं बना लेट मैरिज का। ठीक है, D1 में इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन है, या फिर शनि यहाँ पे बैठ जाए, सैटर्न यहाँ पे बैठ जाए, तो 1 2 3 थर्ड एस्पेक्ट से उसको देखेगा। ठीक है, या फिर खुद सैटर्न यहाँ पे बैठ जाए, सैटर्न यहाँ पे बैठ जाए, सैटर्न यहाँ पे बैठ जाए, या फिर सैटर्न यहाँ पे बैठ जाए। ठीक है, तो D1 में ये चांस बना देता है लेट मैरिज का। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसका यहाँ पे सैटर्न होगा उसकी लेट मैरिज ही होगी, वो चांस बना देगा। ऐसा भी होता है कि 7th हाउस में सैटर्न बैठा है और 22 साल की उम्र में शादी होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि D9 में कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बना होगा, D9 में सैटर्न का 7th हाउस से कुछ कनेक्शन नहीं बना होगा, इसलिए हो गई होगी। ठीक है, तो सरफेस लेवल पे एस्ट्रोलॉजी मत सीखना, अच्छे से सीख के तभी प्रेडिक्शन करना, तभी एक्यूरेट प्रेडिक्शन आएगी। ठीक है, तो D1 में देखना है कि किसी का भी शनि इन हाउसेज में बैठा है या नहीं, लगन में, सप्तम में, 10th में या 5th में। 10th में क्यों बोला मैंने? क्योंकि 10th में अगर सैटर्न बैठेगा तो 10वें भाव से बैठकर 10वीं दृष्टि 7वें हाउस पे आएगी। अगर यहाँ से काउंट करेंगे हम, अगर 10th हाउस में सैटर्न बैठा है तो उसकी 10वीं दृष्टि 7th हाउस पे जाती है, तो इसलिए मैंने वो काउंट किया है। ठीक है, या फिर मैंने डिस्पोजिटर थ्योरी आपको बता दी क्या है। ठीक है, किसी का सैटर्न मान लो यहाँ पे बैठा 12th हाउस में, या फिर धनु राशि या मीन राशि में। ठीक है, राशि इंपॉर्टेंट है, भाव इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे इस टेक्निक में। ये तो मैंने वैसे काल पुरुष कुंडली ले रखी है। ठीक है, किस राशि में बैठा, कहीं पे भी आपका जो शनि है वो मीन राशि में बैठा, मीन राशि में, और गुरु आपका 7th हाउस में बैठ जाए, तो ये मत सोचना शादी अच्छी होगी, टाइम से होगी, जल्दी हो जाएगी। जरूरी नहीं है, शादी लेट होगी अगर D9 में भी कुछ कॉम्बिनेशन है तो। क्यों? क्योंकि ये गुरु नहीं रहा, अब ये गुरु शनि की एनर्जी लेकर आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको जो डिस्पोजिटर थ्योरी है वो आपको समझ आई होगी। ठीक है ना, तो अगर D1 में शनि का किसी भी तरीके से कॉम्बिनेशन बन रहा है 7th हाउस से, और वही शनि D9 में 1st हाउस में बैठ जाए, 7th हाउस में बैठ जाए D9 के में, या फिर D1 के सप्तमेश के साथ बैठ जाए, D1 के सप्तमेश यानी 7th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठ जाए, या फिर D1 में 7th हाउस में जो राशि है उस राशि में शनि वहाँ पे बैठ जाए, तो शादी लेट होती है, रुकती नहीं है, लेट होती है। 30 साल की उम्र के बाद, 32 साल की उम्र के बाद, 35 साल की उम्र के बाद शादियाँ होती हैं। वो फिर हमें और डीप एनालाइज करने की ज़रूरत हो जाती है वहाँ पे कि एग्जैक्टली कितना लेट जाएगा, बट लेट होती है। 30 साल तो मिनिमम मान के चलो, 30 साल की उम्र तक तो शादी नहीं होगी, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, फीमेल का हम 1-2 साल और कम मान सकते हैं, 28 मान सकते हैं, अदरवाइज 30 साल क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज लेट मैरिज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसी के साथ हम इसका एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, टेक्निक छूटे ना हाथ से। ठीक है, नो मैरिज का हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, ये इसका D1 है और ये एक जातक, उसी जातक का D9 है। ठीक है, तो D1 में देखिए क्या हुआ, सैटर्न बैठ गया कहाँ पर, सैटर्न बैठ गया खुद की राशि में, कुंभ राशि में, 5th हाउस में। तीसरी दृष्टि कहाँ पे पड़ी, वीनस पे, मतलब 7th हाउस पे जहाँ पे वीनस बैठा है। अब कई लोग ये बोलते हैं कि 7th हाउस में शुक्र बहुत अच्छा है, टाइम से शादी होगी, बहुत अच्छी शादी रहेगी। 32 साल की उम्र के बाद शादी हुई है इस इंसान की, 32 साल। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता कि 7th हाउस में शुक्र बैठा है तो बहुत अच्छा होगा, नहीं, लेट करवा सकता है। ठीक है, तो सैटर्न की तीसरी दृष्टि 7th हाउस पे पड़ी, और D9 में देखिए वही शनि कहाँ पे चला गया, 7th हाउस में चला गया। ठीक है, शादी इसकी लेट हुई। तो बड़ी सिंपल सी टेक्निक थी। D1 में देखो शनि का 7th हाउस से कुछ कनेक्शन बन रहा है या नहीं बन रहा, और उसी
शनि का कनेक्शन देखो, D9 में सप्तम हाउस से ये बन रहा है, नहीं बन रहा। D9 में केवल एक ही दृष्टि काम करती है, 7th एस्पेक्ट। ठीक है, अगर शनि यहाँ पे बैठ जाता तो भी शादी लेट का ही कॉम्बिनेशन था। ठीक है, सिंपल सी टेक्निक, रियल लाइफ एग्जाम्पल, वेल नोन है। शादी इसकी 32 साल की उम्र में हुई है। ठीक है, हालांकि जबकि गवर्नमेंट जॉब पे था, फिर भी मतलब नॉर्मली बोलते हैं ना कि एक अच्छा रोजगार है, अच्छी स्टेबिलिटी है तो शादी टाइम से हो ही जाती है। नहीं, जब टाइम आएगा जो कॉम्बिनेशन बैठा है वो मैनिफेस्ट होगा ही होगा, बस आपको देखना आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नो मैरिज कॉम्बिनेशन। देखिए, नो मैरिज कॉम्बिनेशन और लेट मैरिज कॉम्बिनेशन में बहुत बारीक सा डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखिए, वही D1 में जो सैटर्न का चेक किया था वो एज इट इज रहेगा। नो मैरिज में एक प्लेनेट से काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 प्लेनेट तो लेने ही पड़ेंगे। कौन कौन से? सैटर्न एंड केतु। ठीक है, वैसे डीप एनालिसिस के लिए जो और टेक्निक्स है, इस टेक्निक में तो 2 प्लेनेट से काम चल जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निक होती है जहाँ से हम नो मैरिज का पता लगाते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल यही एक टेक्निक है दुनिया में, ये दिस इज वन ऑफ ध टेक्निक। अगर ये है आपकी कुंडली में तो शादी लेट होगी ही होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम यहाँ पे आज एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं करते, धीरे धीरे आती रहेंगी सारी टेक्निक्स चैनल पर, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। तो अगर आपका सप्तम हाउस D1 में और D9 में, आपका सप्तमेश D1 में और D9 में दोनों, या फिर किसी भी तरीके से आपका सप्तम हाउस और सप्तमेश कनेक्टेड है सैटर्न और केतु से, यानी सप्तम हाउस से 7th हाउस से कुछ कनेक्शन बनना चाहिए सैटर्न एंड केतु दोनों का। अगर दोनों का कोई कनेक्शन बन रहा है तो शादी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि केतु ब्लॉक करता है, केतु रोक देता है, चीजों को खत्म करता है, कट करता है, छोटा करता है। ठीक है, केतु ब्लॉकेज है। केतु जैसा प्रारब्ध कोई नहीं लिख सकता। केतु आपको जिस कर्म के साथ जोड़ेगा, केतु का जो प्रारब्ध होगा उसको कोई भी नहीं मिटा सकता। ये कभी भी देख लेना, ये आप पैसे के मामले में देख सकते हो, या आप शादी के मामले में देख सकते हो, बच्चों के मामले में देख सकते हो, बच्चा होगा या नहीं होगा। केतु अगर कहीं पे अटका दे ना काम को, अगर केतु कहीं पे अटका दे, वो नहीं सुलझ सकता। केतु बड़ा जबरदस्त प्लेनेट है काम को रोकने के मामले में, खत्म करने के मामले में। कर्म खत्म हो गया, सप्तम हाउस अगर बुरी तरीके से एफ्लिक्टेड है, सैटर्न केतु सप्तमेश D1 में D9 में, तो ये मान के चलो कर्म है ही नहीं शादी का। ठीक है, खैर छोड़िए, ज़्यादा डीप हो, ज़्यादा लंबी हो जाएगी अदरवाइज वीडियो। टेक्निक सिंपल है, सप्तम हाउस सप्तमेश और शुक्र मेल के लिए, मंगल फीमेल के लिए। अगर केतु और सैटर्न दोनों के प्रभाव में है तो शादी नहीं होगी। अगर शनि के प्रभाव में नहीं है, सिर्फ केतु के प्रभाव में है, ओनली केतु सप्तम हाउस को इफेक्ट कर रहा है D1 में D9 में, तो आपकी 2 शादियां हो सकती हैं, 3 शादियां भी हो सकती हैं, या एक शादी के बाद सिंगल पेरेंट की तरह आपको रहना पड़ सकता है। उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, आज बस इतना डिस्कस करते हैं। नो मैरिज, शनि और केतु अगर दोनों का इन्फ्लुएंस है तो शादी नहीं होगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। ठीक है, ये देखिए रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके सामने, ये D1 है जैसा कि आप देख सकते हो, ये D9 है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए क्या हुआ। सप्तम हाउस में कौन सी राशि है? सप्तम हाउस में मरकरी की राशि है जो कि मिथुन राशि है। पहली बात, जो ये मिथुन राशि है, मतलब बुध की जो राशि है, इसका स्वामी कहाँ पे गया? एक तो खुद से अष्टम में चला गया, ठीक है, और वीनस के साथ चला गया, ठीक है, यानी शुक्र के साथ चला गया।
तो शुक्र एक तो वैसे ही शादी का कारक होता है, और मेल चार्ट में, ये मेल चार्ट है, ठीक है, और शादी का कारक होता है, पत्नी का कारक होता है वीनस मेल चार्ट में। तो यहाँ पे देखिए मरकरी खुद से अष्टम में चला गया, यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो वो अष्टम हाउस पड़ेगा, 8th हाउस पड़ेगा। एक तो खुद से अष्टम में जाना बहुत नेगेटिव होता है अपने आप में, उसके बाद उसने वीनस को भी एफ्लिक्ट कर दिया। तीसरा देखिए वो किसकी राशि में है, शनि की राशि में है, ठीक है, शनि की राशि में है, शनि से कनेक्शन बन गया। चौथा देखिए केतु की 9वीं दृष्टि है वहाँ पे, केतु की 9th एस्पेक्ट से देख रहा है, यहाँ से अगर आप काउंट करोगे ना तो वो 9th पड़ेगा वहाँ पे, यहाँ पे 9th पड़ेगा, 9वीं दृष्टि से केतु उसको देख रहा है। पांचवा देखिए सैटर्न किसकी राशि में बैठा है, बुध की राशि में बैठा है। तो ये बुध अकेला बुध नहीं है, मैंने आपको बताया ये बुध नहीं है, ये शनि की एनर्जी लेकर जा रहा है, ठीक है ना। और ये शनि भी शनि नहीं है जो यहाँ पे कन्या राशि में बैठा है, ये शनि भी शनि नहीं है, ये शनि बुध की एनर्जी लेकर आ रहा है। सप्तमेश का कनेक्शन बन गया, एक्सचेंज है शनि का और बुध का आपस में, शनि बुध की राशि में, बुध शनि की राशि में, एक्सचेंज है, ठीक है, यानी सप्तमेश से स्ट्रोंगली कनेक्टेड है सैटर्न भी। और देखिए शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, शनि की 10वीं, मैंने D1 में छठा योग बताया, ये छठा कनेक्शन बताया आपको, 6th पॉइंट पे रखना इसको, 1 2 3 4 5 6 7, 10वीं दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि इसके 7th हाउस पे है, और जो कि बुध की राशि है, यानी 7th हाउस बुरी तरीके से एफ्लिक्टेड है शनि और केतु से। और देखिए केतु की 5वीं दृष्टि, पॉइंट नंबर 7, केतु की 5वीं दृष्टि शनि पे है, 9वीं दृष्टि सप्तमेश पे है और शुक्र पे है। D1 से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांस बन रहा है नो मैरिज का, ठीक है, D1 में ही इतना स्ट्रॉन्ग चांस बन रहा है कि शादी नहीं होगी। D9 में भी देख लेते हैं थोड़ा सा, D9 में देखिए क्या हुआ, सैटर्न 7th हाउस में चला गया, सैटर्न 7th हाउस में चला गया, और 7th हाउस में किस राशि में गया है, ध्यान से देखिए, वृष राशि, वृष राशि में गया है। और D1 में वृष राशि में कौन बैठा था, केतु बैठा था, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। और D9 में एक चीज और देखिए, केतु कहां पे है, 10th हाउस में, यहां पे D1 में कौन था, 10th हाउस में सैटर्न था, ठीक है ना। और देखिए मरकरी जहां पे प्लेस था वहां पे कौन आ गया, सॉरी केतु, D1 में केतु जहां पे प्लेस्ड था 6th हाउस में, वहां पे मरकरी आ गया, यानी जो कि D1 का सप्तमेश था, यानी बुरी तरीके से एफ्लिक्टेड है 7th हाउस, D1 में भी D9 में भी। हालांकि इस चार्ट में तो D9 देखने की जरूरत भी नहीं थी, D1 में ही इतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहा है नो मैरिज का। तो इस इंसान की शादी नहीं हुई। और इस इंसान को आप जानते भी हो, स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली है ये, स्वामी विवेकानंद जी की, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो गूगल पर जाकर देख लेना, D1 D9 भी चेक कर सकते हो आप लोग। और उनकी लाइफ स्टोरी तो पता ही होगा, उनकी शादी नहीं हुई थी। एक बार एक महिला ने इनको बोल दिया था कि मुझे आपके जैसा एक बेटा चाहिए, तो आप मुझसे शादी कर लो। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि अगर आपको मेरे जैसा बेटा चाहिए तो उसके लिए शादी करने की क्या ज़रूरत है, मैं आपको माँ मान लेता हूँ, आपको बेटा मिल जाएगा मेरे जैसा। और अगर आप और मैं शादी करके कोई बेटा पैदा करेंगे तो हो सकता है हम जैसा हो ना हो, प्रोबेबिलिटी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आप मुझे ही बेटा मान लीजिए तो मुझे माँ मिल जाएगी, आपको बेटा मिल जाएगा। तो इतना कंट्रोल था इनका, यानी ये शादी, वो चीज़ अलग है कि वो खुद से शादी के लिए मना करेगा या प्रयास करने के बाद भी उसकी शादी नहीं होगी। मैं यहाँ पे वो बात नहीं चल रही, यहाँ पे बात चल रही है शादी होगी या नहीं होगी, ठीक है। इनका तो खैर खुद ही मन नहीं था शादी करने का,
वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो आज का वीडियो है समझ आया होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो या आपके मन में कोई डाउट है, कंसल्टेशन है, तो दिए गए नंबर पर आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।